जय हिंद साथियों, नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। सच में ज्योग्राफी मैंने लिखा है क्या? ज्योग्राफी से आप सभी को लव हो जाएगा। आपको बच्चों ज्योग्राफी इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस तरीका से पढ़ाएंगे, है ना। सच में आपको ज्योग्राफी से मोहब्बत हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगेगा, पहले वीडियो को देख लीजिए जी। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग, इकाई 1 हमारा है। ठीक है, तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले ज्योग्राफी का छोटा सा डिफिनेशन है, इसको जान लेते हैं कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी भूगोल किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, भूगोल का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीका से दिया गया है। उन्हीं परिभाषाओं में से हम एक परिभाषा को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है ना। तो भूगोल किसे कहते हैं? ज्योग्राफी। व्हाट डू यू मीनिंग बाय ज्योग्राफी? यानी ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। देखिए डिफिनेशन है कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भू और एक गोल। मतलब भू और गोल बराबर होता है भूगोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। अर्थात भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब भूगोल का पिता जो है ना, हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? हिकेटियस को कहा जाता है। फिर बच्चों ये छोटा सा ज्योग्राफी का परिभाषा था। यदि आप ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो आपको गुरुजी कुछ और लिखाए होंगे, आपको हम कुछ और पढ़ाए हैं, है ना। लेकिन परिभाषा अपनी जगह में, सबका परिभाषा अपने अपने जगह में क्या है, सही है। क्योंकि भूगोल ज्योग्राफी पर जो है ना अलग अलग विद्वानों ने, मतलब भूगोलविद ने अलग अलग परिभाषा दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और ऐसे भी आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब कोई भी सब्जेक्ट को शुरू किया जाता है तो पहले उसके बारे में परिचय होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संसाधन, है ना, हम लोग का चैप्टर का ही नाम है संसाधन एवं उपयोग। मेरे बच्चों गौर से समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक भी टॉपिक में दिक्कत ना हो, बिल्कुल बेहतर से बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए संसाधन यानी कि रिसोर्स किसे कहते हैं? देखिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। महान भूगोलविद जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। पहले बच्चों संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि वे तमाम वस्तुएं, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, यदि मनुष्य के काम में आता है, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उन तमाम वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे लिखने के लिए, इस बोर्ड पे लिखने के लिए कलम हमारे लिए हेल्प कर रहा है, यानी हमारा संसाधन का काम कर रहा है, यानी कि हमारा कलम क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो महान भूगोलविद जो जिम्मरमैन साहब थे, उनका कहना था भाई संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। क्या कलम पहले से था? जी नहीं, कलम को किसी ने बनाया है ना। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, रोड के बगल में एक लकड़ी है ना थोड़ा सा सर्दी हो गया जी, है ना। रोड के बगल में एक लकड़ी है, वो फेंका हुआ है, क्या वो हमारे काम के लायक है? बिल्कुल नहीं है। यदि उसी लकड़ी को उठाकर एक बढ़ई के द्वारा उसको एक कुर्सी का रूप दिया जाए बनाकर, तो वह कुर्सी हमारे काम के लायक में आ जाएगा ना, तब वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। यानी कि संसाधन होता नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। तो आप लोगों को बात समझ में आ गया, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उन तमाम वस्तुओं को कहते हैं जो मानव की जरूरतों को पूरा करती है, उसे संसाधन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे भूमि, क्या है जी, भूमि है। अब देखिए हम लोग भूमि पे चलते हैं, भूमि पे खेती करते हैं, तो भूमि हमारे काम में आ रहा है, तो भूमि हमारा संसाधन हो गया। ठीक है ना। मृदा, मिट्टी, मिट्टी से ईंटा बनाते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, मिट्टी से दीवार बनाते हैं, तो मिट्टी भी हमारे काम में आता है। मिट्टी तो निर्जीव है लेकिन हमारे काम में आ रहा है ना, तो मिट्टी भी क्या हो जाएगा, हमारा संसाधन हो जाएगा। जल, जल तो पता सभी को, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं, है ना। यानी कि पानी हम लोग प्रयोग करते, पानी पीते, गाय माल भी पानी पीता है, यानी कि पानी भी हम मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। इसका मतलब पानी हमारा क्या हो जाएगा, जल संसाधन।
खनिज हो गया, खनिज का मतलब होगा कोयला सब हो गया, है ना। तो हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया। वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे हमारे काम में आते हैं? हाँ गुरु जी बिल्कुल काम में आते हैं। देखिए आप अभी जो है ना आपका आम का सीजन है ना, तो आप लोग जो है ना आम खाते होंगे, तो आम कहाँ से आया? पेड़ से तो आया, वनस्पति से आया। जड़ी बूटी सब जो आता है कहाँ? वनस्पति से आता है। जो औषधि का जो दवाई बनता है ना, औषधि जो बनता है तो वह सब क्या है? जड़ी बूटी से बनता है, पेड़ पौधा से आता है। तो वनस्पति भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है, क्योंकि वनस्पति भी जो है ना हमारे जरूरतों को पूर्ति करती है। तो वनस्पति क्या हो जाएगा? हमारा संसाधन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को संसाधन के बारे में समझ में आ गया होगा। मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली तमाम वस्तुएं, चाहे वस्तु सजीव हो या वस्तु निर्जीव हो, उन तमाम वस्तुओं को संसाधन कहते हैं जो मानव की जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहाँ पे एक टॉपिक है कि प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन किसे कहते हैं? तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप सभी को समझाए थे कि संसाधन होता नहीं है, बनता है। क्या यह बोर्ड पहले से हुआ था? नहीं, बोर्ड को बनाया गया है। संसाधन को उपयोगी बनाया जाता है ना। जैसे आपको समझाए कि एक लकड़ी नाला में फेंका हुआ है ना, उससे पूरा गंदगी लग गया है, उसे कोई छूता नहीं है, क्या वो हमारे लायक है? नहीं है। जब उसी लकड़ी को उठा के एक बढ़ई के द्वारा काट के, छील के, मार के, एक तकनीक लगा के, एक टेक्नोलॉजी लगा के उसको कुर्सी टेबल बना देता है, डाइनिंग टेबल बना देगा, है ना। कितना उसको रूप चेंज कर दिया, उसमें टेक्नोलॉजी लगा दिया, तो वो हमारे काम में आ रहा है, तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो संसाधन होता नहीं है, बनता है। इसे आप बच्चों वीवीआई कर लीजिए, इस पॉइंट को वीवीआई कर लीजिए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधन जो है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड का मतलब होता है बैकबोन। क्या होता है? बैकबोन। जैसे हमारे शरीर का जो रीढ़ का हड्डी है ना, इस हड्डी को हम लोग कहते हैं बैकबोन कहते हैं। यदि बैकबोन ना होना, हम लोग चल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे करें मतलब चल ही नहीं पाएंगे भैया। चल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे बिना रीढ़ का हड्डी का, बिना बैकबोन का इंसान नहीं चल सकता है, उसी प्रकार से कोई भी देश यदि संसाधन में संपन्न न हो तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, वह राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य है। क्यों पिछड़ा राज्य है? क्योंकि यहाँ पर संसाधन नहीं है। यहाँ कोयला नहीं है, ना सही से वनस्पति सब है ना, बस खाली एक कृषि है, जो कि 80% कृषि हमारे बिहार में होता है। बात करेंगे झारखंड का। देखिए झारखंड में पता है क्या है? झारखंड में प्यारे बच्चों कोयला का खदान है। तो अधिक से अधिक खनिज कहाँ पे है? झारखंड में है। तो कहने मतलब झारखंड राज्य क्या होगा? आगे होगा। तो बिहार की तुलना में झारखंड क्या है? बेहतर है। आगे समझ में। तो संसाधन जो है किसी भी देश का, संसाधन जो है किसी भी देश का जो है ना, वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, एक बैकबोन का काम करता है ना। जितना महत्व जो है ना एक किसान का देश को बढ़ाने में, राज्य को बढ़ाने में योगदान होता है, उतना ही महत्व या कि उससे कहीं अधिक महत्व जो है ना हमारे संसाधन का होता है। यदि संसाधन ना हो तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो संसाधन का होना बहुत ही जरूरी है। जापान प्राकृतिक संसाधनों में विपणन है। विपणन का मतलब होता है प्यारे बच्चों गरीब। क्या होता है? गरीब होता है। यानी जापान किस संसाधन में गरीब है? तो प्राकृतिक संसाधन में क्या है? वो गरीब है। तो आइए संसाधनों का वर्गीकरण देख लेते हैं बच्चों कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। बच्चों जैव संसाधन को हम लोग कहते हैं जैविक संसाधन। क्या बोलते हैं? जैविक संसाधन। जैविक का मतलब होता है जीवित, यानी कि ऐसा संसाधन जो जीवित है उसे कहते हैं जैविक संसाधन। जैसे मनुष्य खुद एक संसाधन है ना, एक दूसरे का काम में आता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम में आता है, मतलब एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब कैसे करता है गुरुजी? अब देख लीजिए, मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, 80 की स्पीड में जा रहे थे, अचानक से किसी कारणवश जो है ना हम गिर गए, है ना।
बेहोश हो गए तो दूसरा व्यक्ति आके हमको उठाएगा। यानी कि एक आदमी का काम में दूसरा आदमी, मतलब एक आदमी का जरूरतों को पूरा दूसरा आदमी कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है ना, और एक मानव क्या है, एक संसाधन है, हर तरह से मानव संसाधन है। हाँ, अजैव का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन यानी कि अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, ऐसे संसाधन जो कि सजीव नहीं होते वो निर्जीव होते। हमारे हाथ में जो कलम है भाई, हमारे लिए संसाधन है, लेकिन ये सजीव नहीं है, क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बच्चों डिफिनेशन देख लेते हैं। पहले बच्चों आप सभी एक प्यारा सा नोट्स बना लीजिएगा, और जो हमारे वीडियोस अगर नोट्स बनाते हैं, है ना, यदि आपको हम पूरा पढ़ा देते हैं तो आप एक बार हमें नोट्स का जो है ना, नोट्स का जो है एक बार फोटो जरूर भेज दीजिएगा कि हाँ सर जी हम नोट्स बनाए हैं, है ना, ताकि मेरा दिल को सुकून हो जाएगा कि आप लोग को जो पढ़ाते हैं आप लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं। भैया जो सजीव होता है, सजीव का मतलब हो जिंदा, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, है ना, ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। वह जैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि मनुष्य क्या जिंदा है कि नहीं? अरे भाई हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, है ना, तो मनुष्य क्या है, एक जैविक संसाधन है। पशु भी क्या है, जिंदा है, पशु भी एक दूसरे काम में आता है। पशु गाय का दूध होता है, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, भैंस से दूध होता है वो खाते हैं, क्या मतलब पशु भी जो है ना हमारे काम में आता है। यानी कि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कौन कर रहा है? पशु कर रहा है। और जो जिंदा है तो जैविक संसाधन हो जाएगा। पक्षी भी देखते हैं ना आप लोग, पक्षी मतलब कबूतर खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, पक्षी सब भी क्या करता है, आसपास से गंदगी को चुन के खा लेता है, उस तरह से हमारा वातावरण को भी साफ कर देता है ना। वनस्पति सभी को पता है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ये भी जीवित है, ये भी हमारा हो जाएगा, जैविक संसाधन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों अजैव संसाधन, यानी कि अजैविक संसाधन, ऐसे संसाधन प्यारे बच्चों जो सजीव नहीं होते हैं। यानी कि सजीव नहीं का मतलब क्या हुआ, वो निर्जीव होते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं, यानी अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी हमारा सजीव नहीं है, निर्जीव है। खनिज मतलब वह कोयला, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सभी खनिज हमारा है ना, तो ये सभी हमारा क्या है, अजैव संसाधन है, निर्जीव है। हमारा धातु, लोहा, सोना, चांदी सभी क्या है, हमारा अजैव संसाधन है। अरे बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय क्या होता है? देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यदि आपको अगर अपना भाषा में बताएं, आपको देसी भाषा में, कि नवीकरणीय मतलब होता है ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसको कि फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो नया नया रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे देखिए सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश हमें रोज मिलेगा ना, क्या वो खत्म होता है? नहीं होता है। पवन ऊर्जा मतलब हवा खत्म होता है? नहीं होता है। पानी भी खत्म नहीं होता है, पूरा समुद्र में भरा हुआ पानी है ना। विद्युत, पवन मतलब हो गया वही हवा हो गया आदि, ये सभी हमारा क्या है बच्चों? तरीके इस बार हमारा क्या है, ये सभी हमारा जो ना नवीकरणीय संसाधन है। यानी ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, या बोल सकते हैं ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं होते, वह पुनः प्राप्त हमें हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनवीकरणीय। का मतलब होता है बच्चों नहीं, और नवीकरणीय मतलब होता है नया। यानी ऐसे संसाधन जो नया नहीं है, यानी अर्थात जिसको कि पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसका निर्माण संभव नहीं है, इसका निर्माण करने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तुरंत प्राप्त नहीं होगा, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे तेल, आपका जो तेल जो क्या तेल का कोई पेड़ पौधा होता है क्या? नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद समुद्री जीव जब भूकंप होता है ना, समुद्री जीव अगर पृथ्वी के अंदर में दब जाता है
अधिक ताप अधिक गर्मी के कारण से क्या होता है, वह तेल में बदल जाता है। ठीक है ना। आपका पेट्रोल, पेट्रोल का भी वही कहानी है, कोयला है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधा जब आपस में धंस के अंदर चले जाते हैं, अधिक ताप अधिक गर्मी के कारण से लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वह जो है ना लकड़ी क्या होता है, एक जो ना ठोस बन जाता है, कोयला का रूप ले लेता है। कहने का मतलब हुआ जब हम कोयला को एक बार जला देंगे तो फिर से तुरंत कोयला नहीं मिलेगा। कोयला प्राप्त करने के लिए हमको लगभग लाखों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, है ना, या फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आदमी तो तुरंत मर जाता है, 80-90 साल में मर जाता है ना। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जिसका निर्माण पुनः तुरंत संभव नहीं होता है उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि तेल, पेट्रोल, कोयला। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है बच्चों, लिख लीजिए, एग्जाम में आता है कि कोयला कौन संसाधन है, स्पेशल में आता है कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, एकदम आप सभी से याद कर लीजिएगा। कोयला क्या है बच्चों, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग क्वेश्चन पे उल्टा कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर आते हैं, नेक्स्ट आते पॉइंट में कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब मालिक होता है ना, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, है ना, जिस पर कि किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, समुदाय का मतलब होता है किसी एक समुदाय के संस्था के लोगों का अधिकार होता है, जैसे समुदाय भवन हो गया, आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, किसी एक समुदाय का अधिकार होता है ना। राष्ट्रीय संसाधन मतलब हुआ किसी एक राष्ट्र, जहां पर कि किसी एक राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार होता है। और ये अंतरराष्ट्र, अंतरराष्ट्र का मतलब होता है जहां पर कि सभी देशों का अधिकार होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत संसाधन, किसे कहते हैं? व्यक्तिगत कहने का मतलब हुआ प्रॉपर्टी रिसोर्स। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ? ये जो बोर्ड है मेरा व्यक्तिगत बोर्ड है, मेरा खुद का पैसा लगा है या मेरा है। कोई बोलेगा कि सर जी मेरा है, तो कैसे मान लेंगे भाई? यह कलम व्यक्तिगत मेरा है। आपके हाथ में जो फोन है, यदि आप अपने पैसे से लिए होंगे, यह आपका व्यक्तिगत सामान हो गया। यदि आपका पापा का पैसा से लिए हैं, तब फिर जो है ना वो आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो पापा के लिए व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कि वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मकान, देखते हैं ना, मकान के आगे लिखा रहता है श्री रंजिता देवी, श्री फलना शर्मा, स्थापित 1999, 1998 लिखा रहता है ना। हाँ, किसी खास व्यक्ति का है। खेत जो जमीन है किसी एक खास व्यक्ति के नाम पे होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? यह मेरा खेत है। भैया मेरा नहीं है, मेरा पापा का खेत है, वह पापा का है। कब वो हम लोग को भगा सकता है? समझ में? हाँ, तालाब, किसी व्यक्ति ने एक पोखर खना लिया, मतलब जो है ना ट्रैक्टर से मट्टी कटवा के फेंक दिया, वहां पे पानी डाल दिया, वहां से मछली उछली जिलाने शुरू कर दिया, या मखाना का खेती, समझते ना मखाना खेती, हाँ मखाना की खेती करना शुरू कर दिया। वो तालाब जो है ना किसी एक व्यक्ति का होता है, इत्यादि। आगे समझ में? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिस पर खास किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक आदमी का अधिकार होता है, कोई एक आदमी खुद एक प्रॉपर्टी मालिक होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान में तो रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भैया सबको रहते हैं, लेकिन जिसका जमीन है, भले पैसा हम लोग भी लगाते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ना हमारे पापा का नाम पे है, वो पापा का ही अधिकार होगा, है ना। जब खुद अपना पर्सनली बना लेंगे अपना पैसा से, तब हमारा क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा, मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा पापा का है। खेत किसी एक व्यक्ति का नाम पे होता है, चाहे पापा के नाम पे हो या भैया के नाम पे हो या मम्मी के नाम पे हो, जिसका नाम पे होगा वो उसका व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है नंबर 2, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? सामुदायिक संसाधन, देखिए सामुदायिक का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है, यानी ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक संस्था का अधिकार होता है, एक समुदाय का अधिकार होता है ना। देखिए वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, एक समुदाय का अधिकार होगा, सबका नहीं होगा, समुदाय का होगा, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मस्जिद पे जो है ना मुस्लिम समुदाय का ही अधिकार होगा। क्या मस्जिद में हिंदू जाएगा पूजा करने के लिए? नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मस्जिद में कोई भी मुस्लिम आकर जो है ना अपना नमाज पढ़ सकता है।
ठीक है, एक खास समुदाय के लिए हो गया। अब मंदिर, क्या मंदिर में मुस्लिम जी आते हैं? क्या मुस्लिम सब आते हैं पूजा करने के लिए? नहीं आते हैं, लेकिन हाँ हिंदू लोग जाते हैं। हिंदू में किसी भी जाति के लोग हो गए तो आराम से जा सकता है, पूजा कर सकता है ना। ये एक हमारा क्या हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा। गुरुद्वारा हो गया, हमारा गिरजाघर हो गया, शमशान घाट हो गया, है ना। ये सब क्या है, किसी खास समुदाय का है। मतलब शमशान घाट है तो हिंदू का सबको जलाया जाता है ना, वहां दाह संस्कार किया जाता है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है तो स्पेशल मुसलमानों के लिए होता है, वहां पे उसका दाह संस्कार, मतलब दाह नहीं, मतलब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको दफनाया जाता है ना। कहने मतलब हुआ समुदाय का मतलब मेरे बच्चों हुआ कि ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि हिंदू समुदाय हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया, है ना, ये हमारा समुदाय हुआ। अरे बस समझ में आप लोगों को। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्र मतलब होता है बच्चों देश होता है। क्या होता है? राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? देश होता है। चलिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्र का मतलब क्या हुआ, किसी खास देश का अधिकार होता है ना, किसी खास देश का अधिकार होता है तो राष्ट्र संसाधन कहलाता है। जैसे राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंदर में समस्त खनिज, यानी किसी भी देश के अंदर में अगर पूरा खनिज पाया जाएगा तो कोई एक देश में, जैसे मान लो भारत में पाया जाएगा तो वो भारत का संपत्ति हो जाएगा, अगर पाकिस्तान में पाया जाएगा तो वो स्पेशल पाकिस्तान देश के लिए हो जाएगा, पाकिस्तान राष्ट्र के लिए हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हुआ, राष्ट्र संसाधन होता है ना। जल, भूमि एवं वन्य जीव, समुद्री जीव जो है ना, यानी कि 200 किलोमीटर जो महासागरीय क्षेत्र को छोड़कर जो हुआ, जिसका राष्ट्र में पड़ता है, जिसका देश में पड़ता है, वो होता है राष्ट्र संसाधन। कहने मतलब हुआ कि किसी देश का, यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का खास अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संसाधन कहते हैं। अब चलिए, अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं मेरे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्र का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे संसार के सभी राष्ट्रों का, सभी देशों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, नहीं कहलाता है। जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का जो महासागरीय क्षेत्र होता है, यानी महासागर जो है वो किसी एक देश का नहीं है, वहां उस महासागर में किसी भी देश के लोग जा सकते हैं, है ना, जाकर अपना समुद्री जो पानी है उससे नमक बना सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, जो पाठ पढ़ाया अभी, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकला हुआ है जो मैंने सिलेक्ट किया है, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम बता ही देते हैं आपको। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था जी? जिम्मरमैन ने कहा था। हाँ बताइए, उपयोग के आधार, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं कहलाती है, हमारे उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तु हमारे उपयोग में आ रही है वो वस्तु क्या कहलाती है? वह वस्तु संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? संसाधन कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन? एक हमारा होता है व्यक्तिगत संसाधन, सॉरी माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत नहीं, सॉरी, एक आपका होता है, ये क्या था, जैव संसाधन, है ना, क्या होता है बच्चों? जैव संसाधन। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन होता है ना। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगला है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपका आंसर क्वेश्चन दोनों है। कौन कौन होता है? चलिए इसका दो हम लिख देते हैं। कौन कौन होता है? एक आपका होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए, और अगला जो क्वेश्चन 4 को बच गया, इसका आंसर आपको हम अगले क्लास में बताएंगे।
इसलिए आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको हम पढ़ा दिए हैं, है ना। याद देखिए, स्वामित्व के आधार पर शासन कितने प्रकार का होता है, आपको बताया था 4 तरह का होता है ना। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय बताए थे ना। उसके बाद कोयला किस प्रकार का संसाधन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। 5 नंबर लिखिएगा, है ना, 5 नंबर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर लिख दीजिएगा। यदि आपको चारों याद है तो चारों का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पे लिख देना है इसका आंसर, 6 का जो आंसर होगा। 7 है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, इसके बारे में लिख लेना है। उसके बाद मंदिर किस प्रकार का संसाधन है, यह भी आपको लिख लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हमारे वीडियो के पास, यहाँ तक यदि प्यारे बच्चों आ गए हैं, तो प्लीज आप सभी जो है ना इस होमवर्क को जरूर बता दीजिएगा, कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जो है ना हमें एक मोटिवेशन मिले। और प्रत्येक वीडियो यदि आप लोग का कमेंट अच्छा रहेगा कि आप लोग यदि मतलब होमवर्क करते हैं, जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होमवर्क करते हैं, तो प्रत्येक वीडियो में जो है ना आपको होमवर्क हम देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आप लोग का इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए जी, आज जो है ना, चलिए आज क्लास को एक खत्म करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे लिटरेचर 2 में मिलेंगे, यानी पार्ट 2 में मिलेंगे, और कल का जो क्लास होगा इससे भी बेहतर होगा। इसी तरह से प्यार सपोर्ट कर देने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।